बावड़ी के पानी का रंग बदल रहा था। बावड़ी के अंदर आता हुआ सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था। अंधेरे में बावड़ी की सीढ़ियां और लंबी नजर आ रही थी। अभी तक जहां खामोशी थी, बावड़ी में से घुंघरू की आवाज आने लगी। डरकर संजना ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। उसने वहां से निकल जाना ही ठीक समझा। जैसे ही संजना ने बावड़ी से बाहर निकलने के लिए पैर बढ़ाया, बावड़ी से एक हाथ निकला और उसने उसके पैरों को पकड़ लिया। अपने पैरों को छुड़ाकर वो बावड़ी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, मगर ये क्या, सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। डर के कारण उसके जोरों से चीख निकल गई। क्या हुआ संजना, क्यों चीख रही थी? वो बावड़ी मुझे पकड़ रही है, बचाओ मुझे, बचाओ। रंजन ने उसे जोरों से हिलाया और कहा, होश में आओ, तुम कहीं नहीं घर पर ही हो। अपनी आंखें खोली तो वो बावड़ी में नहीं बल्कि अपने घर पर अपने बिस्तर पर ही थी। रंजन, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मैं एक बावड़ी के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ना जाने क्यों तुम्हें पुराने कुएं बावड़ी किले से इतना प्यार है। जब देखो तब इनकी तलाश में घूमती रहती हो। पहले तो रात में ही बड़बड़ करती थी, अब दिन में भी शुरू हो गई। और उखाड़ो गड़े हुए मुर्दे। अगर तुम्हें मेरे प्रोफेशन से इतनी तकलीफ थी तो एक पुरातत्व विशेषज्ञ से शादी क्यों की? हमारा तो काम ही है गड़े मुर्दों को उखाड़ना। हाँ, तुम्हारा काम है, समझ में आता है, मगर हर जगह कहीं भी घूमने जाओ तुम उसी जगह खाल उधेड़ने बैठ जाती हो। घूमो फिरो, एंजॉय करो, मगर नहीं, तुम्हें तो वहाँ का इतिहास जानना होता है। और भी तो प्रोफेसर है इस फील्ड में, मगर तुम्हारी तरह अपने प्रोफेशन के लिए पागल नहीं है। इतिहास नहीं जानूंगी तो उस जगह के रहस्य को कैसे समझ पाऊंगी? तुम नहीं समझोगे। तुम तो इंसानों के डॉक्टर हो। जैसे तुम्हें इंसान के शरीर की चीर फाड़ करना जरूरी है, वैसे ही हमें पुरानी जगह की चीर फाड़ करनी होती है। मैं भी क्लिनिक जा रहा हूँ, तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ? अरे नहीं, मुझे भी 2 दिन के बाद सुजानगढ़ फोर्ट के किले की शापित बावड़ी के बारे में रिसर्च करने जाना है। वहाँ पर इन दिनों पानी की बहुत कमी है, मगर आसपास के लोग उस बावड़ी का पानी उपयोग में नहीं लेना चाहते हैं। मैं वहाँ जाकर थोड़ी सी रिसर्च करके लोगों के मन से बावड़ी के प्रति खौफ कम करना चाहती हूँ। यार, ये पुराने किले और सिक्के खजाने तक तो ठीक था तुम्हारा, मगर तुम शापित जगह पर भी जाना चाहती हो। मेरी मानो तो इस रिसर्च से दूर रहो। क्या पता सच में वो बावड़ी शापित हो। तुम पढ़े लिखे होकर इस तरह की बातें कर रहे हो तो फिर वो तो गांव के गवार हैं। उन लोगों को समझाना मेरे लिए कितनी टेढ़ी खीर हो जाएगा। गांव में सूखा पड़ा हुआ है, सिर्फ उस बावड़ी में ही पानी है। लोगों के मन से उस बावड़ी का खौफ मिटाना है। मैंने टिकट करा लिया है, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लेना। वैसे भी शादी के बाद हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। दौलताबाद के आसपास काफी पुराने किले हैं, हम लोग वहाँ घूमेंगे। शादी के बाद लोग घूमने गोवा और कश्मीर जाते हैं, ना कि पुरानी कब्र और खंडहर पहाड़ों में। मैं नहीं आने वाला। प्लीज यार, हम दोनों अलग अलग प्रोफेशन में हैं। एक दूसरे के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। जो समय साथ में मिल रहा है वही अपना है। तुम नाटक मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। चलकर देखो पुराने खंडरों में भी कितनी कहानियां हैं। हर कहानी तुम्हें अपनी सी लगेगी। संजना के कहने पर रंजन उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। दोनों वहां के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। कुछ देर के बाद एक बेहद अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसकी बेहद कम हाइट थी। काला चेहरा, नाक चपटी, आंखें भेंगी और होठ कटा हुआ था। वो दस्तक देकर उन लोगों के कमरे में दाखिल हुआ। एक बार तो उसे देखकर रंजन को जोरों से हंसी आ गई। वो गुस्से में रंजन की ओर देखने लगा। हंसी तो संजना को भी आ रही थी, मगर उस व्यक्ति को गुस्से में देख उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और रंजन को भी चुप रहने का इशारा किया। हेलो मैम, मेरा नाम मुकेश है। मैं यहाँ का टूरिस्ट डिपार्टमेंट का हेड हूँ। हमारे यहाँ का किला और उसके अंदर शापित बावड़ी को देखने काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे शहर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। इस कारण सरकार ने फैसला लिया है कि बावड़ी का पानी उपयोग में लिया जाएगा। मगर मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आप अपनी रिपोर्ट में लिख दीजिए उस बावड़ी का पानी उपयोग करने लायक नहीं है। संजना हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और बोली, अभी मैंने उस बावड़ी का निरीक्षण ही नहीं किया है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी गलत रिपोर्ट बनाकर सरकार को दूं? सॉरी, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं खुद जाकर उस बावड़ी की छानबीन करूंगी, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचूंगी। जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप उस बावड़ी से दूर रहें। कहते हुए मुकेश लगातार रंजन को घूर रहा था। आप बाहर हमारा वेट कीजिए, ब्रेकफास्ट करके हम लोग उस बावड़ी तक चलेंगे। संजना रंजन और मुकेश के ड्राइवर के साथ ओपन जिप्सी में उस बावड़ी तक पहुंचे। रास्ते में घना जंगल था। रंजन अपने कैमरे से फोटो निकाल रहा था। संजना, तुमने ये बात सही कही।
जितना समय साथ में बिता लो इतना अच्छा होता है। तुम्हारे साथ आने पर कम से कम नेचुरल ब्यूटी के इतने करीब तो हूँ। दूर से ही वो किला नजर आने लगा था। किले के ऊपर कुछ चमगादड़ उड़ रहे थे। स्ट्रेंज, दिन के समय चमगादड़ उड़ रहे हैं। चमगादड़ तो रात में उड़ते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हैरानी में डाल देगा। यहाँ पर आज तक कोई अकेला नहीं आया है, हमेशा लोग ग्रुप में ही आते हैं। ग्रुप में आने के बावजूद यहाँ पर कई सारी ऐसी गतिविधि महसूस की जाती है जो साधारण नहीं होती है। साधारण नहीं होती मतलब क्या खास बात होती है उनमें? मुकेश को रंजन के द्वारा यूं हर बार अपनी बात का काटना गुस्सा दिला रहा था। ये सारी बातें तो आपको वहाँ जाकर ही महसूस हो पाएंगी। आइए मैडम, मैं आपको किला घुमा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बावड़ी के पास जाएंगे। मुकेश रंजन और संजना को किला घुमा रहा था। तभी एक दीवार के पास से घुंघरू की आवाज आने लगी, मानो कोई नृत्य कर रहा था। ये आवाज कैसी है? आवाज? कैसी आवाज? भूल जाइए कि आपने कभी कोई आवाज सुनी थी। मेरे साथ आगे चलिए। रंजन हैरानी से संजना की ओर देखता है। संजना भी हैरान थी क्योंकि उसने भी घुंघरू की आवाज सुनी थी। मुकेश के कहने पर दोनों आगे बढ़े तो बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा। हम दोनों को आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपको आवाज नहीं आ रही है। ये महल पुरातत्व विभाग की संपत्ति है। यहाँ कोई अनैतिक रूप से रह रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुकेश तिरछी नजरों से संजना की ओर देखकर बोला, ये महल कुछ सालों पहले ही पुरातत्व विभाग की संपत्ति हुआ है। इस वक्त यहाँ पर वही लोग रह रहे हैं जिन्होंने इस महल का निर्माण कराया है, और आप कार्यवाही की बात कर रही हैं। कार्यवाही जिंदा इंसानों पर होती है, मरे हुए पर नहीं। व्हाट रबिश, क्या बकवास है? बकवास नहीं, हकीकत है। जो आपने अभी महसूस की यहाँ पर हर कोई उसे महसूस करता है। अभी हम जिस कमरे के पास से निकले वहां पर राजा को प्रसन्न करने के लिए दासियां नृत्य करती थी। अभी भी शायद वही नृत्य संगीत की महफिल सजी होगी। लोग कहते हैं कि यहाँ बावड़ी शापित है, मगर मैं कहता हूँ बावड़ी ही नहीं, पूरा महल ही शापित है। आइए, लंच का टाइम हो गया है, उसके बाद मैं आपको इस महल की कहानी सुनाऊंगा। लंच करने के बाद मुकेश ने एक पत्थर पर बैठकर कहानी सुनाना शुरू किया। रंजन उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बहुत साल पहले यहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी। सभी लोग उनकी निसंतानता के कारण उन्हें ताने मारते थे। उन्होंने कई युद्ध जीते, मगर उनके दुश्मन हमेशा कहते कि तुम अभी कितने भी युद्ध जीत जाओ, मगर तुम्हारे मरने के बाद ये राज्य हमारा होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई वंशज नहीं है। रानी को भी यह बात परेशान करती थी। एक बार रानी अपने महल में श्रृंगार कर रही थी, तभी रानी की दासी उससे दूर खड़ी आपस में बातें कर रही थी। बंजर जमीन खुद को कितना भी सजा ले, मगर उसमें से सोना नहीं उपज सकता। संतान नहीं होने के कारण ही तो राजा ने रानी को छोड़ दिया है, और उनके इतने बुलावे पर भी तो यहाँ नहीं आते। हमेशा नृत्य संगीत की महफिल में डूबे रहकर अपने गम को भुलाते हैं। अब तो महाराज के दो ही शौक बाकी रह गए हैं, पहला युद्ध और दूसरा संगीत। कहते हुए दोनों हंसने लगी। उन दोनों की बातें रानी को तीर की तरह चुभ गई। उन्होंने गुस्से में उनकी ओर देखा, मगर ये जाहिर नहीं होने दिया कि रानी ने उनकी सारी बातें सुन ली है। श्रृंगार कर कर रानी राजा का इंतजार कर रही थी, मगर राजा उनके कमरे में नहीं आए। तो रात को 12 बजने के बाद रानी ने अपना सारा श्रृंगार उतार कर फेंक दिया और काले कपड़े पहनकर जंगलों में निकल गई। अगले दिन सुबह इन दोनों दासियों की लाश इस बावड़ी में से मिली थी। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी पड़ोसी राज्यों पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा जमा लिया। वहां के राजा ने राजा की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी राजा के साथ ब्याह दे दी। युद्ध जीतकर जब राजा महल में पहुंचे तो उनके साथ दूसरी रानी देखकर रानी बिना उनकी आरती उतारे अपने कमरे में चली गई। राजा अपनी नई रानी के साथ समय बिताने लगा और बड़ी रानी रात में जंगलों की ओर निकल जाती। समय बीत रहा था। जहां छोटी रानी राजा के बच्चे की मां बनने वाली थी, वहीं बड़ी रानी शैतान के बच्चे की मां बनने वाली थी। काली शक्तियों को उन्होंने स्वयं अपने गर्भ में बच्चा स्थापित किया था। राजमहल में खुशियां मन रही थी। सब लोग छोटी रानी को खुशकिस्मत मान रहे थे कि उनके आने से भी बड़ी रानी को भी मां बनने का सौभाग्य मिला।
छोटी रानी ने जिस दिन एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसी समय संयोग से बड़ी रानी ने भी शैतान के बच्चे को जन्म दिया। वो शरीर से विकृत था। उसे देखकर रानी को घृणा होने लगी और उन्होंने दासी से कह दिया कि राजा से कहना बड़ी रानी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। रानी ने खुद अपने हाथों से उस बच्चे का गला दबाया और उसे इस बावड़ी में फेंक दिया और बावड़ी अभिमंत्रित कर दी ताकि वो उस बावड़ी से बाहर ना आ सके। मगर था तो वो शैतान का अंश। उसने बावड़ी के अंदर रहते हुए ही राजा, उसके राज्य और रानियां सबको तबाह कर दिया। उसका जब जन्म हुआ था वो अमावस्या की रात थी। कहते हैं इस बावड़ी के अंदर आज भी वो जिंदा है और अमावस्या के दिन शाम के 5 बजे के बाद जो कोई भी इस महल में मौजूद रहता है उस बावड़ी का शिकार बन जाता है। मैं नहीं मानती ये सारी बातों को। आप माने या ना माने, यही सच है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज अमावस्या है और शाम के 5 बजने वाले हैं। कहते हुए मुकेश जोरों से हंसने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और चेहरा एकदम सफेद। रंजन संजना का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगा। वह गुस्से में मुकेश की ओर देखकर बोला, जब तुम्हें सारी सच्चाई पता थी तो हम लोगों को यहाँ लेकर क्यों आए? क्योंकि बावड़ी की प्यास बुझाना मेरा फर्ज है। कहते हुए मुकेश एक चमगादड़ में बदल गया। अगले दिन रंजन और संजना की लाश बावड़ी के ऊपर तैरते हुए मिली।